नमस्कार, देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मुंबई के वर्ली से मैं हूं पूजा भारद्वाज और दिल्ली से हमारे सहयोगी परिमल कुमार साथ बने हुए हैं। शुरुआत कर रहे हैं अमरनाथ यात्रा की खबर के साथ। पवित्र अमरनाथ गुफा के करीब शुक्रवार को जिस तरह से हादसा हुआ, उसके बाद 3 दिनों के लिए ये यात्रा रुकी हुई थी। आज फिर से शुरू हुई है, लेकिन फिलहाल पहलगाम से ही ये यात्रा शुरू हो पाई है, क्योंकि जो बालटाल का रास्ता है उसे अभी भी साफ करने का काम जारी है। देखिए पूरी खबर। 3 दिन निलंबित रहने के बाद अमरनाथ यात्रा सोमवार से फिर शुरू हुई। चंदनबाड़ी से करीब 7,000 श्रद्धालु पवित्र शिवलिंग के दर्शनों के लिए निकले। इस साल अमरनाथ यात्रा इस मायने में थोड़ी अलग रही कि पहचान और लोकेशन पता रखने के लिए हर यात्री को RFID दिए गए। लेकिन शुक्रवार के हादसे से साफ हुआ कि RFID उन यात्रियों का पता नहीं लगा सकी जो हादसे के बाद लापता हो गए। सुरक्षा बलों को उनकी लोकेशन मिली ही नहीं। सुरक्षा इंतजाम में लगे अधिकारियों ने इसकी वजह बताई। उनके मुताबिक RFID के रीडर्स बहुत कम जगह लगाए गए और जो RFID रीडर्स सीमा से बाहर हैं, उनका पता नहीं लगाया जा सकता। इसके अलावा RFID का डेटा भी ऑटोमेटेड नहीं है। हादसे वाले दिन करीब 26,000 यात्री बालटाल और पहलगाम से चले थे। शाम 4 बजे तक करीब 8,000 यात्री दर्शन कर चुके थे। अभी तक यात्रियों को फोन कर ये डेटा अपडेट ही किया जा रहा है कि उस दिन कितने लोग वापस लौट आए। RFID यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिटी टैग केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी अमरनाथ यात्रा में जा रहे दर्शनार्थियों को देने का फैसला सुरक्षा के मद्देनजर लिया था, लेकिन अब वहां पर जो ऑफिसर्स तैनात हैं ग्राउंड पे, उनका ये कहना है कि जो RFID इस तरह के थे, उन्हें अगर किसी ने उतार कर अपनी जेब में या फिर पर्स में रख लिया हो तो ऐसे में उन व्यक्तियों की लोकेशन ढूंढ पाना असंभव है। साथ में अगर जो बादल फटा था उसके बाद कोई डूब गया या फिर कोई मलबे के नीचे फंस गया तो ऐसे में भी RFID जो है वो अपनी लोकेशन ट्रांसमिट नहीं करता है। इस बीच सेना ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार और अन्य उपकरणों के जरिए ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि मलबे के नीचे कितने लोग दबे हुए हैं। अगर कोई दबा भी होगा तो उसके बचे होने की संभावना अब नहीं दिख रही है। दूसरी ओर रास्ता साफ करने के लिए हेवी अर्थ मूवर्स की भी मदद ली जा रही है। गुफा तक जाने वाली सीढ़ियां भी रातों रात तैयार की गयीं। सोमवार को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा यात्रा के इंतजामों का जायजा लेने के लिए चंदनबाड़ी पहुंचे। इस सब के बीच एक बड़ा सवाल ये है कि यात्रियों के टेंट और लंगर उसी पहाड़ी नाले के ड्राई रिवर बेड पर क्यों लगाए गए जो अमरनाथ गुफा के ठीक बगल से नीचे उतरता है। ये अपने आप में एक बड़ी लापरवाही है। शुक्रवार को अमरनाथ गुफा के ठीक ऊपर की पहाड़ियों में हुई बारिश सैलाब की शक्ल में उतरी और टेंटों में रुके श्रद्धालुओं पर आफत बनकर टूटी। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने पूछा है कि लंगर और यात्रियों के टेंट अमरनाथ गुफा के इतने नजदीक क्यों लगाए गए, जबकि अभी तक पंचतरनी में ही इसकी इजाजत दी जाती थी। सरकार इसके ऊपर कमीशन बिठाएगी, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, कैसे वहाँ टेंट लगाए गए थे। खतरनाक इलाका है और साफ चीजें लोगों के सामने लाएंगे। आई डोंट थिंक अभी तक वहाँ कभी भी ऐसे टेंट या खाने की जगह लगाई गई थी। ये पहली दफा है। तो जबकि इन लोगों को वो जगह पंचतरनी इतना अच्छा इलाका है, वहाँ कोई चीज कर नहीं सकती थी। तो सदियों से पंचतरनी चल रहा था। तो मैं समझता हूँ इसको तहकीकात करनी चाहिए। हो सकता है इंसान की गलती हो सकती है। इस साल अब तक 1,10,000 श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा कर चुके हैं। मॉनसून का समय है और अभी काफी यात्रा भी बाकी है। उम्मीद है कि शुक्रवार के हादसे से इंतजाम में लगे प्रशासन ने सबक सीखा होगा। नई दिल्ली से नीता शर्मा, NDTV इंडिया के लिए। ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर को लखीमपुर की खीरी की अदालत ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अदालत ने पुलिस कस्टडी देने से इनकार कर दिया। जुबैर के खिलाफ पिछले साल सितंबर में एक निजी चैनल के खिलाफ ट्वीट करने का मामला दर्ज हुआ था। जुबैर को अभी सीतापुर जेल में ही रहना होगा और इस मामले पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला। लखीमपुर केस में जुबैर को कह सकते हैं थोड़ी राहत भी मिली है, लेकिन मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं।
लखीमपुर पुलिस ने एक मामला दर्ज किया था पिछले साल सितंबर में जुबैर के खिलाफ, और उन पर धारा 153A के तहत ये मामला दर्ज किया गया था, जो कि विभिन्न धर्मों में वैमनस्य पैदा करने की धारा है। हम सब जानते हैं कि जुबैर को सबसे पहले दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। 2018 के एक मामले में एक ट्वीट को लेकर उनको गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद फिर सीतापुर पुलिस ने गिरफ्तार किया। सीतापुर पुलिस ने, आपको याद होगा, इसी साल अप्रैल में बजरंग मुनि नाम का एक कथित संत है जिसने मुस्लिम महिलाओं को सरेआम बलात्कार करने की धमकी दी थी। उसको लेकर के जुबैर ने ट्वीट किया और उस बजरंग मुनि को हेट मॉन्गर लिखा। उस पर यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिस पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने 5 दिन की बेल दे दी थी जुबैर को। ऐसा लगा कि जुबैर अब दिल्ली में आएंगे और फिर दिल्ली वाले मामले में बेल मिलेगी उन्हें, तो वो जेल से बाहर निकलेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। शनिवार को कोर्ट से समन किया लखीमपुर पुलिस ने जुबैर को, एक जो मामला पिछले साल सितंबर में दर्ज किया था जुबैर के खिलाफ। इसमें जुबैर ने एक प्राइवेट न्यूज़ चैनल की खबर को लेकर ट्वीट किया था, जिसके बाद उसी प्राइवेट न्यूज़ चैनल के एक रिपोर्टर ने लखीमपुर में जुबैर के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कराई थी। आज 10 बजे लखीमपुर कोर्ट में जुबैर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया। लखीमपुर पुलिस ने जुबैर की कस्टडी मांगी। कोर्ट में कहा कि वो जुबैर से पूछताछ करना चाहते हैं। जुबैर ने जानबूझकर ये ट्वीट किया जिससे धार्मिक भावनाएं बढ़ गए। जुबैर के वकीलों ने आज ही लखीमपुर मामले में जुबैर की बेल एप्लीकेशन भी मूव की है, जिसमें 13 तारीख को सुनवाई होगी, यानी परसों सुनवाई होगी, लेकिन तब तक जुबैर को सीतापुर जेल में रहना होगा। अब बहुत सारे तकनीकी पक्ष हैं इस पूरे केस में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सीतापुर वाले केस में जुबैर को बेल दी थी। अब वो अंतरिम जमानत 5 दिन के लिए दी गई थी, वो अंतरिम जमानत की मियाद कल खत्म हो रही है, मंगलवार है, और कल सुप्रीम कोर्ट की रेगुलर बेंच इस केस को वापस सुनेगी। फिर कॉलिन गोंजाल्विस अपीयर होंगे जुबैर की तरफ से। तो अब सारी निगाहें सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हैं कि कल जब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा तो सीतापुर मामले में रेगुलर बेल जुबैर को मिलेगी या नहीं मिलेगी। लखीमपुर मामले की भी बात कोर्ट में की जाएगी, क्योंकि जुबैर की तरफ से अपीयर कॉलिन गोंजाल्विस ने ये लिखा था कि जुबैर की जान को खतरा है, इसलिए उन्हें जल्द से जल्द अपने घर भेज दिया जाए। लखीमपुर में सहयोगी प्रतीप के साथ दिल्ली में सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। बढ़ते आगे महाराष्ट्र की बात करते हैं। शिवसेना के विधायकों की अयोग्यता पर जो याचिकाएं लंबित थी सुप्रीम कोर्ट में, उस पर नजरें बनी हुई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल जल्द इस पर सुनवाई से इनकार किया है। बेंच का गठन होगा, यानी कि लंबी ये सुनवाई चलने वाली है, जहां तक समझ में आ रहा है सुप्रीम कोर्ट में। अब यहां पर उद्धव सेना जो है अपने सांसदों को समझने की कोशिश कर रही है कि कितना उनके खेमे में है। हालांकि आज जो बैठक हुई उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री में, वो हुई थी राष्ट्रपति के उम्मीदवार के मतदान को लेकर, उस पर चर्चा करने के लिए कि किन्हें मतदान करना है, सांसदों की राय क्या है। लेकिन नजरें इस पर बनी हुई थी कि कितने सांसद इस बैठक में पहुंचते हैं, क्योंकि शिंदे गुट के जो नेता हैं वो तमाम जो बयान सामने आ रहे हैं उनके मुताबिक 80% जो सांसद हैं शिवसेना के वो उनके संपर्क में हैं, शिंदे गुट की तरफ हैं। तो यहाँ पर जो आज बैठक हुई उसके बाद जो नेता बयान देते हुए नजर आए, उनके मुताबिक 16 लोकसभा के सांसद इस बैठक में पहुंचे थे मातोश्री में उद्धव ठाकरे के, और 2 राज्यसभा के सांसद शिवसेना के उनके बैठक में मौजूद थे। और यहाँ पर उन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर उन्होंने बात कही कि द्रौपदी मुर्मू को लेकर एक आम राय बनती हुई दिख रही है कि लोग उन्हें मतदान करना चाहते हैं क्योंकि वो आदिवासी महिला हैं। इसके पहले भी मराठी के मुद्दे पर प्रतिभा पाटिल और प्रणब मुखर्जी को समर्थन सांसदों ने दिया है, शिवसैनिक सांसदों ने। और आज की बैठक में 2 सांसद भावना गवली और श्रीकांत शिंदे मौजूद नहीं थे। भावना गवली की इसके पहले भी हमने खबर दिखाई है किस तरह से उन्होंने मांग की थी उद्धव ठाकरे से कि एनडीए के उम्मीदवार को ही मतदान करना चाहिए। उद्धव ठाकरे ने सांसदों की राय सुनी है और उसके बाद अगले 2 से 3 दिनों में इस मुद्दे पर फैसला लेंगे, ऐसा उनकी तरफ से कहा गया है। तो इस बैठक में क्या कुछ हुआ, कौन कौन पहुंचे थे, किस तरह से बयान सामने आए, इस पर सुनील सिंह और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। मातोश्री में शिवसेना के सांसदों की बैठक समाप्त हो गई है और नेताओं का निकलना शुरू हो गया है। गजानन कीर्तिकर जो लोकसभा के सांसद हैं वो बाहर निकल रहे हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ है मीटिंग में। राष्ट्रपति निवडणूक जो है 18 को, जब ही हमको वोट देना है तो तभी ये एनडीए की कैंडिडेट होने के बावजूद भी ये द्रौपदी मुर्मू जो है ये आदिवासी है, महिला है, उसके लिए उसको हमारा समर्थन होना चाहिए, ऐसी मांग सभी सांसदों ने पक्ष प्रमुख के साथ की है। कुल मिला के 18 में से 2 सांसद गैर थे, 2 यानी एक भावना गवली और दूसरा श्रीकांत शिंदे। सर काफी सांसद शिंदे गुट के संपर्क में है ऐसा कहा जा रहा है। नहीं, सांसद एक संघ पूरी 7 पे
उद्धव जी के साथ है। शिवसेना के सांसद गजानन कीर्तिकर जो अभी बात कर रहे थे और उन्होंने साफ तौर पर बताया कि कुल 18 सांसदों में से 16 सांसद यहाँ पर उपस्थित है लोकसभा के और 2 राज्यसभा के, और सभी की एक मत से ये राय थी मीटिंग में कि जो एनडीए की उम्मीदवार हैं राष्ट्रपति पद के लिए द्रौपदी मुर्मू का समर्थन किया जाना चाहिए। इसलिए नहीं कि वो एनडीए की हैं, बल्कि इसलिए कि वो एक आदिवासी समाज से आती हैं, इसीलिए उनका समर्थन करना चाहिए। और शिवसेना ऐसे पहले भी जो एनडीए में रहते हुए भी एक बार प्रतिभा पाटिल जो कि कांग्रेस की यूपीए की उम्मीदवार थी उनका समर्थन कर चुकी है। तो इसमें इसका अर्थ ये नहीं लगाना चाहिए कि जो सभी नेतृत्व से नाराज़ हैं या फिर पार्टी लीग से हट कर जा रहे हैं, बल्कि सबका एक मत है कि आदिवासी समाज से आती है, इसलिए द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करना चाहिए। और बहरहाल अभी फैसला नहीं हुआ है। उद्धव ठाकरे जो कि सेना प्रमुख हैं उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि 1-2 दिन का वक्त लिया है और कहा है उसके बाद तय करके वो बताएंगे। तो ये स्थिति लगभग 1 बजे मीटिंग शुरू हुई थी और शिवसेना के सांसदों की अभी थोड़ी देर पहले जाकर समाप्त हुई है। और अभी उसमें ये बात जरूर है कि कोई फैसला नहीं हो पाया है, लेकिन ज़्यादातर सांसदों का मत यही है कि एनडीए की जो उम्मीदवार हैं राष्ट्रपति पद की द्रौपदी मुर्मू उनका समर्थन किया जाना चाहिए। ये सवाल पूछने पर कि क्या इसका ये मतलब नहीं कि ज़्यादातर जो सांसद हैं वो एकनाथ शिंदे की तरफ है, इन्होंने साफ तौर पे इनकार किया। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ जो सांसद नहीं आए उनको छोड़कर सभी सांसद जो हैं वो शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के साथ हैं। मुंबई से कैमरामैन राजन दयाल के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। महाराष्ट्र के बाद अगला राजनीतिक संकट गोवा में आया है, जहां कांग्रेस विधायक दल टूट गया है। अब गोवा कांग्रेस ने माइकल लोबो और दिगंबर कामत को अयोग्य करार देने की मांग की है। इसके लिए गोवा विधानसभा स्पीकर को याचिका दी है। इससे पहले माइकल लोबो को विधानसभा में विपक्ष के नेता के पद से हटा दिया गया था। गोवा में कांग्रेस विपक्ष में है और उसके पास 11 विधायक हैं। खबर है कि कांग्रेस के 5 विधायक गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत से जाकर मिल चुके हैं। अचानक हुई इस हलचल के बाद कांग्रेस आलाकमान भी एक्शन में आ गया है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी कांग्रेस के 2/3 विधायकों को तोड़ने की कोशिश में है ताकि दल बदल अधिनियम के तहत उनकी सदस्यता न जाए और उन्हें एक अलग गुट के तौर पर मान्यता मिल जाए। और अब खबर पंजाब से। पंजाब के लुधियाना में टेक्सटाइल पार्क बनाने के खिलाफ जो भारी विरोध हुआ उसको देखते हुए भगवंत मान सरकार ने अपने कदम पीछे ले लिए हैं और इस प्रोजेक्ट को रद्द करने का फैसला किया है। मोहम्मद गजाली की रिपोर्ट देखिए। लुधियाना के मत्तेवाड़ा जंगल में एक मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाने के राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ जनता के भारी विरोध प्रदर्शन के अगले ही दिन पंजाब सरकार बैकफुट पर आ गई। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रोजेक्ट को रद्द करने का ऐलान कर दिया। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ कि मत्तेवाड़ा के जंगल च कोई इंडस्ट्री नहीं लगेगी। प्रोजेक्ट के खिलाफ रविवार को पर्यावरण प्रेमियों के एक ग्रुप पब्लिक एक्शन कमेटी ने विरोध प्रदर्शन किया था। जुलाई 2020 में तत्कालीन मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के दौर में पंजाब सरकार ने इस प्रोजेक्ट पर विचार किया। सरकार ने प्रोजेक्ट के लिए जमीन का इंतजाम किया, पर सरकार पर यह आरोप लगा कि प्रोजेक्ट के लिए 955 एकड़ जमीन में से 416 एकड़ जमीन दलित बहुल गांव सेखोवाल से जबरन खरीदी गई, जबकि ग्राम सभा ने इसके खिलाफ प्रस्ताव भी पास किया था। प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे लोगों का डर था कि ये प्रोजेक्ट सतलुज नदी और 2300 एकड़ में फैले मत्तेवाड़ा जंगल के करीब था और इससे नदी और जंगल की हरियाली दोनों को नुकसान पहुंचता। तो इंडस्ट्री की गल कर रहे हैं, इसलिए विरोध हो रहा कि ਅਸੀਂ ਜੰਗਲ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣ ਦੇਣੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਲਾ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। बाकी तो सारियां जमीनां बेचतियां। इस साल मार्च में पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद लोगों को उम्मीद थी कि मान सरकार पिछली सरकार के गलत फैसलों को ठीक करेगी, लेकिन मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हाल के बजट सत्र में ये कहकर सबको चौंका दिया कि वो केंद्र सरकार की योजना के तहत इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा रहे हैं। उनकी दलील थी कि इससे पंजाब में नया रोजगार पैदा होगा, लेकिन पर्यावरण की चिंता रोजगार की चिंता पर भारी पड़ी और मान सरकार को इसे रद्द करना ही पड़ा। हालांकि ये सच है कि पंजाब को बुनियादी ढांचा बेहतर करने और अधिक से अधिक रोजगार के मौके तैयार करने की जरूरत है, लेकिन पर्यावरण की कीमत पर कोई भी विकास टिकाऊ नहीं हो सकता। चंडीगढ़ से मोहम्मद गजाली, एनडीटीवी इंडिया। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे गुजरात में बाढ़ से बुरा हाल।
दिल्ली में आज कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई, जिससे लगातार गर्मी से परेशान लोगों को कुछ हद तक राहत मिली। गर्मी झेल रहे दिल्ली वालों के लिए आज का दिन सुकून भरा रहा। दिल्ली के कई इलाकों में झमाझम बारिश की तस्वीरें आईं। दिन में काले बादल छाए रहे, जिसके बाद तेज बारिश हुई और लोगों ने इस बारिश का आनंद लिया। तो दिल्ली में बारिश से लोगों को राहत तो मिली है, लेकिन देश के कई इलाकों में बारिश और बाढ़ से बुरा हाल है। पुणे की तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां भीमाशंकर इलाके में पोखरी घाट पर भूस्खलन हुआ, यातायात इससे प्रभावित हुआ, मलबा हटाने का काम जारी है। वहीं दूसरी तस्वीर आपको गुजरात के वलसाड से दिखाते हैं, जहां भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। इलाका वलसाड का जो है वो बुरी तरह से प्रभावित है। कई गांव बाढ़ की चपेट में आए हुए हैं। राहत बचाव का काम जारी है। उधर कर्नाटक में भारी बारिश से लोग परेशान हैं। यहां तुंगभद्रा बांध का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि पिछले 2 दशकों में इस बांध का जलस्तर इतना कभी नहीं बढ़ा। और वही आपको हैरान करने वाली तस्वीर उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से दिखाते हैं, जहां एक ऑटो में 27 लोग सवार नजर आए। पुलिस ने इस गाड़ी को रोका, जो ड्राइवर है उस पर कानूनी कार्रवाई की गई। 27 लोगों को ऑटो से उतारा गया और सवारियों को उतार कर ऑटो को सीज कर लिया गया। सोशल मीडिया पर जो ये वीडियो है वो वायरल हो रहा है।